उत्तराखंड एलटी एकेडमिक एप्टीट्यूड। तो यूनिट 1 का मैराथन हमने किया, यूनिट 1 के बारे में हमने जाना और आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 का मैराथन करने वाले हैं। तो यूनिट 2 में से टोटल 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन है जिस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आप सभी यूनिट 2 को अच्छे से जान सकें, अच्छे से समझ सकें। तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपकी तैयारी यूनिट 2 की अच्छे से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें क्या पूछा है कि अंतरिक्ष मिशनों के प्रबंधन और स्वचालन के लिए किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग किया जाता है। What type of intelligence is used to manage and automate space missions? तो अंतरिक्ष मिशनों के लिए किस तरह की इंटेलिजेंस का, किस तरह की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, या बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गति बुद्धि, या सी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि, या डी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतज्ञ बुद्धि। तो किस तरह के इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है, ए बी सी डी। तो राइट आंसर है, जब हम अंतरिक्ष मिशन की बात करते हैं तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें क्या पूछा है कि हिपोक्रेट्स, क्रेसेमर, शेल्डन और यूंग, ठीक है, दिस थिंकर्स आर रिलेटेड टू, कि ये जो सभी विचारक हैं, जो सभी साइकोलॉजिस्ट हैं, ये इनका संबंध किस से है, किस थ्योरी से है। टाइप अप्रोच से है, ट्रेट अप्रोच से है, सोशोलॉजिकल अप्रोच से है, या सोशल अप्रोच से है। किस अप्रोच से इनका संबंध है। ठीक है, तो देखिए जब हिपोक्रेट्स की बात आती है, क्रेसेमर की बात आती है, शेल्डन की बात आती है और यूंग की बात आती है, तो इनका संबंध किससे है, टाइप अप्रोच से है। ठीक है, टाइप अप्रोच या टाइप थ्योरी आप कह सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या पूछा है कि यह व्यवहार अध्ययन की वह विधि है जिसमें व्यक्ति विशेष का समग्र रूप से उसी के परिवेश में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बच्चे का स्कूल में है तो स्कूल के परिवेश में उसका अध्ययन किया जाता है, घर के परिवेश में उसका अध्ययन किया जाता है। तो यह व्यवहार अध्ययन की वह विधि है जिसमें व्यक्ति विशेष का समग्र रूप से उसी के परिवेश में अध्ययन किया जाता है ताकि उसके व्यवहार और व्यक्तित्व के सभी पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। It is the method of behavior study in which a particular person studies in his environment as a whole so that information about all aspect of his behavior and personality can be obtained। ठीक है, तो जब हम किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का उसी के परिवेश में अध्ययन की बात करते हैं ताकि उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, तो इस तरह की स्टडी को क्या कहते हैं। ग्रुप स्टडी कहते हैं, क्लास स्टडी कहते हैं, डीप स्टडी कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं, क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है, केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन। आप सबने भी अपने बीएलएड और डीएलएड में ये किया होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि द वर्ड पर्सनैलिटी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, की पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। पर्सन से हुई, पर्सनल से हुई, पर्सनाला से हुई, या पर्सोना से हुई, तो किस से हुई। तो राइट आंसर क्या है, पर्सोना। ठीक है, इंग्लिश का जो शब्द है पर्सनैलिटी, इसकी जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई, लैटिन से। और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है, पर्सोना। और पर्सोना का मतलब क्या है, मास्क या मुखौटा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में क्या पूछा गया है कि with the help of these examinations the ability of student in a particular field can be detected, कि इन परीक्षाओं की सहायता से किसी क्षेत्र विशेष में विद्यार्थी की योग्यता का पता लगाया जा सकता है कि कौन सा बच्चा है वो पढ़ने में अच्छा है, कौन सा बच्चा है खेलने में अच्छा है, कौन सा बच्चा है म्यूजिक में अच्छा है, कौन सा बच्चा है डांस में अच्छा है। तो इन परीक्षाओं की सहायता से किसी क्षेत्र विशेष में विद्यार्थियों की योग्यता का पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह की परीक्षा को क्या कहते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों की जो एबिलिटी है, उनकी जो योग्यता है, उसका पता लगाया जा सके कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, रेडीनेस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड। क्या होगा, तो राइट आंसर इसका हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से बच्चे की योग्यता का पता लगाया जाता है कि उसके किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि बुद्धि लब्धि आई क्यू की हम बात करते हैं तो उसका सूत्र क्या है। जब किसी के इंटेलिजेंस को मापा जाता है तो किस सूत्र से मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या है, ठीक है, सी ए डिवाइडेड बाई एम ए इंटू 100, या एम ए सी ए इंटू 100, सी ए 100 इंटू एम ए, या 100 डिवाइडेड बाई एम ए
इंटू सी ए। तो यहाँ पे सी ए का मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज, और एम ए का मतलब है मेंटल एज, मानसिक उम्र कितनी है बच्चे की, और उसकी शारीरिक मतलब एक्चुअल जो एज है वो कितनी है। ठीक है, दोनों को डिवाइड करते हैं और जो आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी। ठीक है, मेंटल एज उसको हम डिवाइड करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज की, उसकी एक्चुअल जो आयु है। ठीक है, मान लो कोई बच्चा जो है 20 साल का है, ठीक है, तो उम्र 20 साल की है लेकिन दिमाग से वो 10 साल का है, तो मेंटल एज क्या होगी, एम ए। ठीक है, एक्चुअल एज जो होगी क्रोनोलॉजिकल एज 20 होगी, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, तो राइट आंसर क्या है, बी। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। में क्या पूछा गया है कि व्यक्तित्व, व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण में उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये बात किसने कही, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। तो ये बात किसने कही, अल्पोर्ट ने कही, स्टीफन पी रॉबिन्स ने कही, कार्ल जंग ने कही, या रेमंड कैटल ने कही। ये बात किसने कही, ए बी सी डी, तो राइट आंसर क्या है, ऑलपोर्ट। ठीक है, ए आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि ट्रेट मीन्स, शील गुण का क्या अर्थ है। हम ट्रेट थ्योरी की बात करते हैं ना, तो ट्रेट का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रीटमेंट है, ट्रांसमिशन है, इनमें से कोई नहीं, क्या है अर्थ, तो ट्रेट का मतलब होता है विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, हु प्रपोज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, की बुद्धि के दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो टू कार जो हम दो कारक की बात करते हैं, टू फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं इंटेलिजेंस की, कि एक एस फैक्टर है, एक जे फैक्टर है, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। तो इस सिद्धांत को किसने दिया, बिनेट ने दिया, गार्डनर ने दिया, टर्मन ने दिया, स्पीयरमैन ने दिया, तो किसने दिया, तो राइट आंसर क्या है, स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को दिया, जिसमें उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में बात कही। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि इस स्तर पर मनुष्य उपलब्धियां और प्रसिद्धि पाना चाहता है। एट दिस स्टेज ह्यूमन वांट्स टू अचीव अचीवमेंट एंड फेम, कौन से स्टेज पर, जब हम मैस्लो की बात करते हैं, उनकी जो नीड की हायरार्की की बात करते हैं, तो किस स्टेज पर जो इंसान है वो फेम पाना चाहता है, नेम फेम और ये सारी चीजें पाना चाहता है, तो शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, या सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो किस स्टेज पर, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, स्टीम नीड्स। ठीक है, सम्मान की आवश्यकता, इस स्तर पर जो मनुष्य है वो नेम फेम और सारी प्रसिद्धि पाना चाहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से मतलब ये बताना है इनमें से कि कौन सा जो ग्रुप है वो ठीक मतलब वो ठीक नहीं है। ठीक है, कौन सा जो मेल है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन, वन फैक्टर थ्योरी बेनेट, टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन, या मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी गिलफोर्ड। तो इसमें से कौन सा एक है जो गलत है। ठीक है, मतलब कौन सी थ्योरी है जो ऐसी है, जो यहाँ पे थ्योरी की बात है कि जो पर्सन है, जो स्कॉलर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उसने वो थ्योरी नहीं दी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने दी, ये बिल्कुल ठीक है। वन फैक्टर थ्योरी बिनेट ने दी, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने दी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी की बात करते हैं ना, तो इसको गिलफोर्ड ने नहीं दिया, इसको किसी ने दिया, गार्डनर ने दिया। तो ये वाला जो होगा ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको चार चीजें पता चल गई कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने दी है, वन फैक्टर थ्योरी बिनेट ने दी है, टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने दी है इंटेलिजेंस की, और जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी है, गार्डनर ने दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में क्या पूछा है कि यह दृष्टिकोण व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण को संदर्भित करता है। दिस अप्रोच रिफर्स टू द साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल, कौन सा दृष्टिकोण, टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, सोशलॉजिकल अप्रोच, या सोशल अप्रोच, कौन सा दृष्टिकोण। तो यहाँ पर जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, टाइप अप्रोच, प्रकार दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है कि हु पॉपुलराइज द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस इन 1995 इन हिज बुक इमोशनल इंटेलिजेंस, की भावनात्मक बुद्धि शब्द को 1995 में किसने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा लोकप्रिय बनाया था, किसने बनाया था।
स्टर्नबर्ग ने, गोलेमैन ने, जॉन मेयर ने, पीटर सैलोवे ने। किसने बनाया? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? गोलेमैन। ठीक है। इन्होंने इनकी जो 1995 में जो बुक आई थी इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके थ्रू इन्होंने जो भावनात्मक बुद्धि है, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या पूछा है? इट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, की इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक विकास सम्मिलित है। तो किसमें सम्मिलित है? कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन में, या कॉम्प्रिहेंसिव में, या दोनों में, या किसी में नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है। व्यापक, जब व्यापकता की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि सारी ही चीजें आ जाती हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात इसमें की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है कि नीचे जो टेस्ट है, किस टेस्ट का जो प्रकाशन है किसी संस्था या व्यापारिक फर्म द्वारा किया जाता है? स्कूल के अंदर टीचर के नहीं, उसको इसका प्रकाशन स्कूल नहीं करता बल्कि बाहर से कोई फर्म, कोई संस्था करती है। तो इस तरह के जो पेपर होते हैं, परीक्षण होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट, क्लास टेस्ट, टीचर में टेस्ट, या वीकली टेस्ट, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं, जैसे सी टेट का हो गया, बोर्ड का एग्जाम हो गया, ठीक है, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, इसका प्रकाशन जो है किसी व्यापारिक फर्म के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या पूछा है कि डैश बुद्धि से युक्त व्यक्ति अच्छे नेता बनते हैं? पीपल विथ डैश इंटेलिजेंस बिकम गुड लीडर। तो किस तरह की बुद्धि वाले लोग जो हैं अच्छे नेता बनते हैं? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, या आध्यात्मिक बुद्धि? किस तरह की बुद्धि वाले लोग अच्छे नेता बनते हैं? तो राइट आंसर क्या है? सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि हु डिवाइडेड पीपल इनटू टू ब्रॉड टाइप्स, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, की किसने लोगों को दो व्यापक प्रकारों में बांटा है? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। ठीक है। बहिर्मुखी जो सामाजिक होते हैं और अंतर्मुखी जो अपने तक सीमित होते हैं। तो ये दो प्रकार का विभाजन व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के आधार पर किसने किया? हिपोक्रेट्स ने किया, कैशमर ने किया, शेल्डन ने किया, या युंग ने किया? किसने किया? राइट आंसर क्या है? युंग। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या पूछा है कि हु प्रपोज द 16 बेसिक डायमेंशन ऑफ नॉर्मल पर्सनैलिटी एंड डिवाइड अ क्वेश्चनियर टू मेजर देम, कि सामान्य व्यक्तित्व के 16 बुनियादी आयामों का प्रस्ताव किसने दिया और उन्हें मापने के लिए प्रश्नावली तैयार की? किसने की? कार्ल जंग ने की, रेमंड कैटल ने की, जूलियर पोर्टल ने की, या गार्डन अल्पोर्ट ने की? किसने की? ए, बी, सी, डी? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर क्या है? बी, रेमंड कैटल ने। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे व्यक्ति सफल व्यापारी बन सकते हैं? तो किस तरह की बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सफल व्यापारी बन सकते हैं? राइट आंसर क्या है? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, या इमोशनल इंटेलिजेंस? स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, या संवेगात्मक बुद्धि? क्या है राइट आंसर यहाँ पर? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है, एब्स्ट्रैक्ट है, सोशल इंटेलिजेंस, या इमोशनल? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, स्थूल बुद्धि। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट दिस ट्रेट डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, की अल्पोर्ट के अनुसार यह शील गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करता है। तो कौन सा ऐसा ट्रेट है, कौन सा ऐसा शील गुण है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करता है? सेकेंडरी ट्रेट, गौण शील गुण, पर्सनल ट्रेट्स, व्यक्तिगत शील गुण, कार्डिनल ट्रेट्स, प्रधान शील गुण, या सेंट्रल ट्रेट्स, केंद्रीय शील गुण? कौन सा आंसर इसका सही है? ए, बी, सी, डी? राइट आंसर क्या है बताइए? राइट आंसर इज डी, सेंट्रल ट्रेट्स। ठीक है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या पूछा है कि अल्बर्ट बैंडूरा वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ विच पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी, कि अल्बर्ट बैंडूरा व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण के समर्थक थे? साइको एनालिटिकल, मनोविश्लेषणात्मक, या सामाजिक संज्ञानात्मक, सोशल कॉग्निटिव, बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी, या ह्यूमरिस्टिक? किसके? तो देखिए, जब एल्बर्ट बेंडूरा की हम बात करते हैं तो इनका जो है सामाजिक, सोशल। ठीक है। तो अगर हम इनके पर्सपेक्टिव की बात करें पर्सनैलिटी के, तो सोशल कॉग्निटिव, सामाजिक संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 22। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये बात किसने कही? बकिंगम ने कही, टर्मन ने कही, वुडवर्थ ने कही, कॉल्विन ने कही? किसने की? ए, बी, सी, डी?
राइट आंसर क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है, तो राइट आंसर इज ए, बकिंगम। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है? एक्सट्रोवर्ट है पार्टिसिपेशन की बहिर्मुखी लोगों की डैश भागीदारी होती है, क्या भागीदारी होती है? मेंटल होती है, सोशल होती है, फिजिकल होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, बिल्कुल इनके बारे में आप मन में बिठा लीजिए कि एक्सट्रोवर्ट मतलब जो सामाजिक लोग होते हैं, ठीक है, जो समाज में दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं तो उनको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, और जो अपने में रह जाते हैं उनको इंट्रोवर्ट कहते हैं। इस तरह का कंसेप्ट पता होगा तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू बुद्धि का संबंध किससे है? बताइए किससे है? बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह नवीन स्थितियों में समायोजन की योग्यता है, या सभी? इंटेलिजेंस इज एन इनेट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन, या सभी? तो राइट आंसर क्या है? बुद्धि की सारी विशेषताएं हैं, तो ऑल ऑफ अबो। क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में क्या पूछा है कि शेल्डन प्रपोज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैट, द ट्रैट दैट वुड बेस्ट डिस्क्राइब अ फुटबॉल या स्पोर्ट्स प्लेयर वुड बी, कि शेल्डन ने तीन अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रस्तावित किए हैं। एक फुटबॉल खिलाड़ी का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला लक्षण क्या होगा? मेसोमॉर्फिक होगा, एंडोमॉर्फिक होगा, एक्टोमॉर्फिक होगा? ठीक है, एक्टोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक कौन सा होगा? राइट आंसर क्या है? ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर क्या होगा? जब हम एक प्लेयर की बात करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं, तो शेल्डन के अकॉर्डिंग क्या होगा? मेसोमॉर्फिक। क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें क्या पूछा है कि कौन सी व्यक्तित्व विशेषता उदासी या भावनात्मक अस्थिरता को दर्शाती है? विच पर्सनैलिटी ट्रैट इन्वॉल्व सैडनेस और इमोशनल इंस्टेबिलिटी? कौन सी? एक्स्ट्रोवर्जन, बहिर्मुखता, ठीक है, और सहमतता, कर्तव्य निष्ठा, या विक्षिप्तता, मतलब जिसको हम न्यूट्रिज्म कहते हैं, सॉरी न्यूरोटिज्म हम कहते हैं, तो कौन सी विशेषता ऐसी है कि जो उदासी या भावनात्मक अस्थिरता को दर्शाती है? कौन सा है? ए, बी, सी, डी? राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? डी, ठीक है। न्यूरोटिज्म जो विशिक्षकता की हम बात करते हैं, तो ये जो विशेषता है उदासी या भावनात्मक अस्थिरता को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्ट्स, की निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी लोगों की विशेषता है? तो देखिए जैसे ही वर्ड आता है अंतर्मुखी, मतलब जो लोग अपने आप तक सीमित रहते हैं, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ध्यान का केंद्र बनना पसंद करते हैं, दोस्तों का एक बड़ा सामाजिक दायरा होता है इनका, दूसरे लोगों के साथ होने पर ऊर्जावान महसूस करते हैं या एकांत पसंद करते हैं। तो जब हम बात करते हैं अंतर्मुखी, तो ये लोग कैसे होते हैं? जो अकेले में रहना एकांत पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है? According to Piaget, at which stage of development different types of concept are formed in children? कि पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चों में विभिन्न प्रकार के संप्रतियों का निर्माण हो जाता है? मतलब बच्चा धीरे धीरे पता चल जाता है कि मम्मी पापा कौन है, अंकल आंटी कौन है, डॉग कैट में क्या डिफरेंस है, काऊ किसे कहते हैं, भैंस क्या होती है, मतलब अपने आसपास की चीजों को अच्छे से जान जाते हैं, समझ जाते हैं, मतलब अलग अलग तरह के जो कंसेप्ट होते हैं, जो संप्रत्यय होते हैं, इनका निर्माण हो जाता है। तो किस स्टेज में? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? क्या इसका राइट आंसर होगा? ए, बी, सी, डी? कि पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चों में विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों का निर्माण हो जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, या सेंसरी मोटर? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। 7 से 11 साल की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो इस अवस्था की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बच्चों में विभिन्न प्रकार के संप्रतियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पर्सनैलिटीज थॉट टू बी, कि व्यक्तित्व को क्या माना जाता है? डैश अल्पकालीन और आसानी से बदला जा सकने वाला, अल्पकालिक विशेषताओं का एक पैटर्न है, अनस्टेबल एंड शॉर्ट टर्म, अस्थिर और काल्पनिक है, या लॉन्ग टर्म, स्टेबल एंड नॉट इजिली चेंज, की दीर्घकालिक है, स्थिर है और आसानी से नहीं बदला जा सकने वाला है? तो क्या विशेषता है पर्सनैलिटी की? ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा?
डी, ठीक है। लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है, ऐसे नहीं कि हर दिन बदल जाती है, समय के हिसाब से बदल जाती है, नहीं। जो पर्सनैलिटी की बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म है, स्टेबल है, नॉट इजिली चेंज, की दीर्घकालिक, अस्थिर, स्थिर और आसानी से बदला नहीं जा सकने वाला, उसे ही हम कहते हैं पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 में क्या पूछा है कि ये जरूरतें शारीरिक सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा, नौकरी सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, जीवन और परिवार की सुरक्षा हो सकती है। दिस नीड कुड बी फिजिकल, इमोशनल, जॉब सेफ्टी, एनवायरमेंटल सेफ्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और फैमिली, ये सारी चीजें। तो सेफ्टी की यहाँ पे बात की जा रही है, तो राइट आंसर क्या होगा? फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? सेफ्टी नीड, सुरक्षा आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 31। द अगर हम ईद की बात करते हैं, द ईद ऑपरेट्स द, कौन सा प्रिंसिपल जो ईद है, ठीक है, किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक है, ईद किस सिद्धांत पे काम करता है? रियलिटी पे करता है, इसको ठीक कर लेते हैं हिंदी में, कि जो ईद की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये किस पे काम करता है? रियलिटी पे काम करता है, या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तत्काल संतुष्टि पे काम करता है, प्लेजर पे काम करता है, गिल्ट पे काम करता है, ठीक है। तो देखिए बार बार यहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है ईद की बात, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो क्या है? प्लेजर, ठीक है, खुशी के सिद्धांत पे काम करता है ईद। और जो खुशी के सिद्धांत के अंतर्गत ही ये आता है तत्काल संतुष्टि, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल की बात की जाएगी ना, तो यहाँ पे आएगा आंसर सी ही होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विच पर्सनैलिटी असेसमेंट एम्प्लॉयज अ सीरीज ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, की कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन सत्य और असत्य प्रश्नों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है? तो कौन सा करता है? मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, थीमेटिक एब्सेप्शन टेस्ट, या रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक, या मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, किस तरह का जो टेस्ट है वो काम करता है? ट्रू एंड फॉल्स टाइप में क्वेश्चन होते हैं। तो राइट आंसर क्या है? मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे क्या पूछा है? हु गेव द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, की जो प्रयत्न और जो भूल का सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? पैब्लो के द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या थॉर्नडाइक के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया है? ABCD। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी, थॉर्नडाइक के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे क्या पूछा है कि जब अभिप्रेरणा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? व्हेन मोटिवेशन इज गिवन बाय समवन एल्स देन इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा, पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन। तो देखिए जब किसी दूसरे इंसान के द्वारा प्रेरणा दी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य प्रेरणा। और जब खुद से अंदर से आती है तो उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे क्या पूछा है कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? एक्सप्रेसिंग द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इन मार्क्स इज कॉल्ड, कि इस बच्चे के इतने नंबर आए, इस बच्चे के इतने परसेंटेज आए। तो जब बच्चों की जो अचीवमेंट है उसको जब हम नंबर्स में जब उसको हम उसको प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? मेजरमेंट, मापन। क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे क्या पूछा है कि इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ऑन मिस्टेक, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी, कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पे आधारित है? कि इंसान गलती करता है, सीखता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंसाइट, ट्रायल एंड एरर, या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो राइट आंसर क्या है? ट्रायल एंड एरर, कि इंसान गलती करता है और सीखता है। किस थ्योरी पे बेस्ड है? प्रयत्न और भूल, ट्रायल एंड एरर। क्वेश्चन नंबर 37। इट गोज ऑन फॉर्मली एंड इनफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, कि यह पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता है। तो क्या चलता है पूरे साल लगातार? कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, सतत मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हम पूरे साल भर लगातार चलने की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, सतत मूल्यांकन जो हमेशा चलता रहता है, क्लास टेस्ट के रूप में, वीकली टेस्ट के रूप में, मंथली टेस्ट के रूप में, ठीक है। तो ये हमेशा चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि स्टूडेंट फील मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन टास्क, किस, विद्यार्थी सीखने के लिए
प्रेरित महसूस करते हैं, कब महसूस करते हैं? जब कार्य एब्स्ट्रैक्ट एंड हाईली कॉम्प्लेक्स की निष्कर्षात्मक और अत्यधिक जटिल हो, कनेक्टेड टू देयर रियल वर्ल्ड, कि उसकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हो, या इररिलेवेंट हो, प्रासंगिक हो, या बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं हो, नॉट एट ऑल चैलेंजिंग। क्या आंसर है? तो देखिए, विद्यार्थी कोई भी काम करने में ना अभिप्रेरित तब महसूस करता है कि जब उसको लगता है कि जो काम है उसकी लाइफ से, उसके जीवन से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे क्या पूछा है? द हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? पैवलोव के द्वारा, पियाजे, वाइस्की, थॉर्नडाइक, किसके द्वारा दिया गया है? क्या है राइट आंसर? पैवलोव ने दिया, पियाजे ने दिया, वाइस्की ने दिया, या थॉर्नडाइक ने? तो राइट आंसर क्या है? पियाजे ने दिया थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 40, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि व्यक्तित्व का आकलन, ठीक है, यहाँ पे पर्सनैलिटी असेसमेंट की बात की जा रही है, तो व्यक्तित्व का आकलन मतलब व्यक्तित्व आकलन की इन विधियों के अंतर्गत व्यक्ति से कल्पनाशील तरीके से व्यवहार करने का अनुरोध किया जाता है, जैसे कहानी बनाकर, स्याही के धब्बे की व्याख्या करना, प्लास्टिक सामग्री से कुछ वस्तुओं का निर्माण करना, जो वो चाहता है उसको चित्र कर सकता है। तो इस तरह का जो मेथड है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? Under this method of personality assessment, the individual is asked to behave in an imaginative way, such as by making up a story, interpreting an ink blot, or constructing some object out of plastic material and depicting what he or she wants. तो इस तरह के जो मेथड है इसको क्या कहा जाता है? ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है, इंटरव्यू कहा जाता है, प्रोजेक्टिव मेथड कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? प्रोजेक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 41, 41 में क्या पूछा है कि इन विच ईयर अब्राहम मैस्लो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स इन हिज पेपर थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, की अब्राहम मास्लो ने किस वर्ष अपने शोध पत्र मानव प्रेरणा का सिद्धांत में आवश्यकताओं के पदानुक्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो किस वर्ष किया? 1935 में, 39 में, 43 में, 1949 में? किस वर्ष? तो राइट आंसर क्या है? 1943। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे क्या पूछा है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त तर्क और तर्क कौशल मतलब जो उनका विकसित होता है, तो किस अवस्था में विकसित होता है? पूरी तरीके से बच्चे की जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है विकसित हो जाती है, तो किस अवस्था में? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? तो राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ तक देखें 12 साल के बाद बच्चे का जो मानसिक विकास है ना, सोचने समझने की जो क्षमता है पूरी तरीके से विकसित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे क्या पूछा है कि परीक्षण किसी दिए गए विशेष क्षेत्र में विद्यार्थियों की सीखने की सीमा को मापते हैं। डैश टेस्ट मेजर द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इन अ गिवन कंटेंट एरिया, ठीक है। इस तरह के जो टेस्ट है मतलब एक निर्धारित समय में बच्चे ने किसी विषय में कितना सीखा है, कितना अचीव किया है, उसकी कितनी उपलब्धि है, तो इस चीज को मापने के लिए किस तरह के टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? अचीवमेंट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, रेडीनेस टेस्ट है, क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। जो एक निश्चित समय में बच्चे ने कितना सीखा है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तो उसको इसके द्वारा उसकी मतलब उपलब्धि है, अचीवमेंट है, उसका पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, अब 44 में क्या पूछा है कि जब एक परीक्षण वह मापता है जिसे मापना चाहिए, व्हेन अ टेस्ट मेजर दैट व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर, कि एक सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर बनाया गया तो क्या मापेगा? सोशल साइंस के बारे में ही बात करेगा ना, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पोल साइंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो टेस्ट जिस चीज के लिए बनाया गया उस चीज को मापे तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, या यूजिबिलिटी? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, या प्रयोज्यता? क्या कहेंगे? तो राइट आंसर क्या है? वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 45, अब यहाँ पे क्या पूछा है? पीपल विथ सच इंटेलिजेंस आर यूजुअली आर्टिस्ट, थिंकर्स एंड साइंटिस्ट, की ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति प्राय कलाकार होते हैं, चिंतक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, तो किस तरह की बुद्धि वाले?
कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, स्थूल बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है कि फिट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन, कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? 29 अगस्त 2018 में, 19 में, 22 में, 23 में, कब हुई? तो राइट आंसर क्या होगा? बी, 29 अगस्त 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 47, अब इसमें क्या पूछा है 47 में कि किसी मार्गदर्शन कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किसको प्रमुख सेवा माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मेन सर्विस इन एन गाइडेंस प्रोग्राम? किसको? इंफॉर्मेशन सर्विस, प्लेसमेंट सर्विस, सेल्फ असेसमेंट सर्विस या काउंसलिंग सर्विस, किसको माना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? काउंसलिंग सर्विस, परामर्शी सेवा। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा है कि इसमें स्वीकृति, अपनेपन, प्रेम, स्नेह, मित्रता आदि की आवश्यकता शामिल है। इट इंक्लूड्स नीड फॉर एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंगनेस, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप। ये सारी चीजें इसमें आती है। किस में आती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं, सेफ्टी नीड्स में आती हैं, सोशल नीड्स में आती हैं, एस्टीम नीड्स में आती है, किस में आती हैं? तो राइट आंसर होगा सोशल नीड्स। सामाजिक आवश्यकताओं में क्या आता है? प्यार, अपनापन, मित्रता, स्नेह और ये सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा है कि परामर्श में पहला कार्य क्या होना चाहिए? द फर्स्ट टास्क इन काउंसलिंग शुड बी, सेवार्थी मतलब जो बच्चा है, ठीक है, सेवार्थी में परामर्श की आवश्यकता उत्पन्न करना, क्रिएटिंग द नीड फॉर काउंसलिंग इन द क्लाइंट, स्टेबलाइज रैपर्ड विद द क्लाइंट की सेवार्थी से तालमेल स्थापित करना, क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ सेल्फ एनालिसिस की आत्म विश्लेषण की स्थिति उत्पन्न करना, या समस्याओं को लेकर मुक्त और स्पष्ट चर्चा करना, हैविंग अ फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन अबाउट प्रॉब्लम। तो देखिए, जब भी इस तरह की काउंसलिंग सर्विस होती है ना, तो जो काउंसलर होता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो काउंसली है, जो बच्चा है, उसके साथ एक अच्छा तालमेल बिठाना चाहिए। ठीक है, एक अच्छी स्टार्टिंग में बॉन्डिंग बनाना चाहिए ताकि बच्चा कंफर्ट फील करे और बाद में अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताए। ठीक है, तो इसलिए सेवार्थी से बच्चे से तालमेल स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 50, अब यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हेन इज वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड, कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? मार्च 21, अप्रैल 21, मई 21, जून 21। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर है जून 21। ठीक है, जून 21 को, हर साल जून 21 को योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्टार्ट कब से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2015 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये टोटल 50 क्वेश्चन का यूनिट 2 था, मैराथन था, जिसके माध्यम से आपको यूनिट 2 के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 का मैराथन करेंगे, तो आप अपना अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।